मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता। इसमें हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और उनके क्या क्या भी लक्षण हैं वो हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अभी हम ए ब्लॉक के तत्वों के बारे में क्या करने वाले हैं भाई, पढ़ने वाले हैं। ए ब्लॉक के तत्व क्या होता है, चूँकि आपको पता है कि हमारे जो आवर्त सारणी अभी बना है, आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम लोग बोलते हैं, हेनरी मोसले जी के द्वारा ये सारणी बनाया गया है। वैसे बनाने का श्रेय तो बोहर जी को जाता है। तो ये जो हमारा आधुनिक क्या है, हमारा आवर्त सारणी है। इस आधुनिक आवर्त सारणी को टोटल जो है 4 ब्लॉक में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना। 4 ब्लॉक में क्या किया गया है भाई, डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 ब्लॉकों में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हमारा एस ब्लॉक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। बीच वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, और एक होता है यहाँ पर, ये होता है आपका पी ब्लॉक। तो ये जो हम लोग 4 ब्लॉक जो बांटे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है, जिसमें हम एस ब्लॉक को पढ़ चुके, डी ब्लॉक को पढ़ चुके, पी ब्लॉक को पढ़ चुके। ये जो नीचे आवर्त सारणी के नीचे अलग से जो ये जगह दिया गया है तत्वों को रखने के लिए, ये आपका क्या कहलाता है, हमारा ए ब्लॉक के क्या कहलाते हैं, हमारे तत्व कहलाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्या है कैसा है। तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग पहले परिभाषा जैसे कि अब ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं भाई, तो वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, यदि एफ उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं भाई। चलिए तो समझते हैं। तो वे तत्व जिनका या जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि है ना एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो यदि हम तत्व का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि किस में प्रवेश करता है, एफ सब सेल में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं या एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं भाई। अब ये जो एफ ब्लॉक के जो तत्व होता है उसको टोटल इसमें हम बात करें तो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, इस एफ ब्लॉक के तत्व में हम देखें तो एफ ब्लॉक के तत्व में टोटल 28 तत्व को रखा गया है भाई। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें कितने तत्वों को रखा गया है, टोटल हमारा 28 तत्वों को क्या किया गया है, रखा गया है। और ये जो 28 तत्व है इसको पीरियोडिक टेबल के नीचे, है ना, आवर्त सारणी के नीचे अलग से नीचे क्या दिया गया है, जगह दिया गया है, जिसमें तत्वों की संख्या 14 है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 और ये 12 13 और ये कितना है, 14 इसमें संख्या है। और ये इसमें हमारा क्या होता है, ये जो हमारा क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, इस एफ ब्लॉक के तत्व में 14 संख्या है, जिसको 2 रॉ में इस प्रकार से दिखाया गया है, जिसमें पहले 14 है और ये दूसरे हमारे 14 तत्वों को प्रदर्शित करता है। ये जो 14 दूनी 28 जो तत्व हैं वो हमारे क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के अंतर्गत इसको क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं। रियल में ये दोनों ब्लॉक के जो आपको दिख रहा है, ये दोनों आपको दिख रहा है, ये जो दोनों 14 तत्व हैं, रियल में आवर्त 6 और आवर्त 7 से लिया जाता है। आवर्त जो 6 होता है और आवर्त क्या होता है, जो हमारा 7 होता है,
उनमें से इसको लिया गया है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ते वक्त वहाँ पर मैं आपको बताया हूँ कि आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर जो 7 है, इनमें टोटल जो है 32 तत्व होता है, लेकिन उसमें जब वहाँ पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको 18 तत्व देखने को मिलता है, 18 तत्व देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें से ये जो 14 तत्व है वो नीचे अलग से जगह दिया गया है। उसी प्रकार 7वां आवर्त में से भी 14 तत्व को अलग से जगह दिया गया है। क्यों? क्योंकि वास्तविक में इनमें संख्या कितना होता है? 32 होता है, जिनमें से 18 छठवां और 7वां आवर्त में दिखता है, और उन्हीं में से जो 14 जो तत्व बच जाता है उसको अलग से यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दिया जाता है, और वही क्या कहलाता है? आपका ए ब्लॉक के तत्व कहलाता है। तो शुरू में हमारे कितने होते हैं? 14 तत्व, नीचे में क्या होते हैं? हमारे 14 तत्व। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा सीरियम से स्टार्ट होता है और आगे ल्यूटीशियम तक जाता है, और अगर हम बात करें किसका, ये नीचे वाला का, तो ये जो होता है ये आपका थोरियम से स्टार्ट होता है, आगे वो लॉरेंशियम तक जाता है। कहाँ तक जाता है भाई? लॉरेंशियम तक जाता है। तो ये आगे जो है LR लॉरेंशियम तक जाता है। तो इसमें हमारा टोटल 14 तत्व आता है, इसमें 14 तत्व आता है, और ये दोनों एक साथ जो है 28 तत्व जो होता है उसको दुर्लभ मृदा धातु के नाम से भी जाना जाता है। दुर्लभ क्या बोला जाता है भाई? इसको मृदा धातु कहते हैं। ये जो 14 दूनी 28 तत्व है उनको दुर्लभ मृदा धातु के भी नाम से जाना जाता है। उसके अलावा ये जो 14 तत्व है उसको और भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? ये जो ऊपर का 14 तत्व है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है ना, तो ये 4f कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो ये 5f जो उपकोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इस कारण जो 4f उपकोष होता है ये इसमें इलेक्ट्रॉन जब भरता है तो उस स्थिति में ये जो हमारा 4f में इलेक्ट्रॉन भरता है, मतलब ये ऊपर वाला, इसको लेंथेनाइट तत्व के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से बोलते हैं इसको? लेंथेनाइट तत्व कहा जाता है। लेंथेनाइट का मतलब क्या होता है भाई? लेंथेनाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो तत्व आते हैं 14 तत्व वो लेंथेनम के बाद आते हैं, इस कारण से इनमें से पाए जाने वाले जो 14 तत्व है उसको लेंथेनाइट कहते हैं। जबकि नीचे वाला जो होता है उसको एक्टिनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्टिनाइट कहा जाता है, क्योंकि ये जो एक्टिनाइट तत्व इसलिए कहलाता है क्योंकि एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है, इसके बाद वाले तत्व यहाँ पर रखा गया है, इसलिए इसको एक्टिनाइट तत्व के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर के जो 14 तत्व हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है वो लेंथेनाइट कहलाता है, क्योंकि वो लेंथेनम के बाद आता है। नीचे 5f जो उपकोष है उनमें इलेक्ट्रॉन भरता है, इसको जो है हम एक्टिनाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी तत्व होते हैं वो एक्टिनियम के बाद आते हैं, और इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो इस तरीक़ा से 4f जो क्या होते हैं? हमारे कक्षक होते हैं। उसके बारे में इस प्रकार से जानकारी हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका थोड़ा सा क्या करते हैं? लक्षण देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? इसका लक्षण देखते हैं किस प्रकार से है। तो ये है हमारा ए ब्लॉक तत्वों के क्या देखते हैं? कुछ अभिलक्षण हम लोग देखते हैं। तो ए ब्लॉक तत्वों के अभिलक्षण पहले जैसा है हमारा, जैसे डी ब्लॉक का देखे, पी ब्लॉक का देखे, वैसे हमारा क्या होता है? हमारा ए ब्लॉक का होता है। तो इसको हमको क्या करना है? देखना है। चलिए क्या होता है देखते हैं। पहला इसमें दिया है कि ए ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो भारी धातुएं होती हैं। भारी धातुएं होती हैं मतलब ये भी हमारी धातुएं होती हैं, बट ये भारी धातुएं होती हैं, वजनी धातुएं को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ए ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? भारी धातुएं होती हैं, मतलब धातुएं ही होती हैं। इनके भी गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों के जैसा क्या होती हैं भाई? इनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होती है? आपकी उच्च होती हैं, या ये उच्च पाई जाती हैं। क्योंकि धातु हैं तो जाहिर सी बात है इनके गलनांक क्वथनांक क्या होती है? आपकी उच्च होती हैं। थर्ड बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों की तरह भी इनमें संकुल यौगिक बनाने की या जटिल यौगिक बनाने की क्या होती है? प्रवृत्ति पाई जाती है ना। जटिल यौगिक क्या होती है भाई? जटिल यौगिक आप 12th क्लास में पढ़ेंगे फिलहाल, है ना। ये इस प्रकार के यौगिक होता है, जैसे यहाँ पर दिया है Fe
Cn, और ये हमारा क्या दिया है 6 दिया गया है। ये डी ब्लॉक के तत्वों के जैसा है। यही हमारा क्या कहलाता है, जटिल यौगिक या संकुल यौगिक कहलाता है। ये डी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा बनाया जाता है। तो वैसा ही संकुल जटिल लवण हमारे डी ब्लॉक के तत्वों के अलावा एफ ब्लॉक के तत्व भी क्या करती है, ये संकुल या जटिल हमारा यौगिक का निर्माण करती है। ये जो संकुल या जटिल यौगिक बनती है ना, ये हमारा इसमें केंद्रीय धातु आयन होती है जिसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। इसके बाद ये लिगेंड होती है। तो इन दोनों के मध्य जो भी इलेक्ट्रॉनों के है ना दान करने से लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और केंद्रीय धातु आयन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जो बंध बनता है उसे उपसंयोजी यौगिक या बना हुआ यौगिक, उपसंयोजी बंध और बना हुआ यौगिक उपसंयोजी यौगिक, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक कहलाता है। तो ये गुण डी ब्लॉक के तत्वों में तो होता ही है, वैसे ही ए ब्लॉक के तत्वों में भी वही गुण वही लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ए ब्लॉक के जो तत्व हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। जैसे डी ब्लॉक के तत्व, जैसे मैग्नीज की बात किए थे हम लोग, तो मैग्नीज क्या करता था हमारा +1 +2 +3 +4 ऐसे करके बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता था। वैसे ही हमारे ए ब्लॉक के तत्व भी क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। जैसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ये +3 होता है अगर हम 4F की बात करें तो, ठीक है। बट इसके अलावा ये +2 +3 आदि ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा सकते हैं। कौन, ए ब्लॉक के तत्व। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के तत्वों के जैसा क्या करता है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ यहाँ पर दिया है इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। तो मैं तो आपको बता दिया कि सामान्य इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +3 होता है। लेकिन उसके अलावा +4 प्लस यहाँ पर उसके अलावा +4 और +2 भी क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अर्थात ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है, दर्शाता है या बताता है भाई। तो ये हमारा कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट। अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो इन तत्वों के यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके तत्व भी क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन दिखते नहीं हैं भाई, बल्कि क्या करते हैं, जब हम कुछ परीक्षण करते हैं तो उस स्थिति में ये रंगीन स्थिति को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एक्टिनाइट जो होता है, अभी मैं बताया एक्टिनाइट क्या होता है, तो एक्टिनाइट से ही के अधिकांश तत्व क्या होते हैं, आपके रंगीन होते हैं। तो इस प्रकार से ए ब्लॉक के भी कुछ लक्षण यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं भाई। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, ए ब्लॉक के तत्व और उसके क्या हो गए, लक्षण के बारे में। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है। ये आगे दिया है हमारा धातु, अधातु, और ये क्या दिया है हमारा उपधातु। आपको पता है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में सभी प्रकार के क्या होते हैं, हमारे तत्व पाए जाते हैं। सभी प्रकार के तत्व इसमें विद्यमान हैं। धातु भी हैं, अधातु भी हैं, उपधातु भी हैं, है ना। तो सारे हमारे इसमें क्या होते हैं, हमारे तत्व पाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 12 कॉलम बनता है और ये हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। तो ये जो हमारे क्या होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में सभी प्रकार के तत्व आपको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। धातु भी हैं, अधातु भी हैं, उपधातु भी हैं, सभी प्रकार के तत्व आपको देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पर धातु क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो है ना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, डोनेट करते हैं और डोनेट करके धन आयन बनाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। बढ़िया वाला परिभाषा है, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि धातु क्या है तो आप बोल सकते हैं कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, किसी दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके धन आयन बनाते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गया। इसके अलावा और भी कई परिभाषा है जो ये बताता है कि धातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, आघात वर्धनी होती है, तन्यता का गुण पाई जाती है, गलनांक उत्थांक जिसका उच्च होती है, विद्युत के या उष्मा के कुचालक होते हैं। वो सारे क्या कहलाती हैं भाई, हमारी धातु कहलाती हैं। ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, कि जिसमें धात्विक चमक हो, जो तन्यता का गुण हो,
आघातवर्धीनता का गुण हो, गलनांक क्वथनांक उच्च हो, विद्युत चालकता हो, ये सारे गुण कौन प्रदर्शित करती है भाई? हमारी धातु प्रदर्शित करती है ना। और बहुत सारे धातु हैं, लगभग हम लोग धातु की बात करें तो पूरे हमारे इस ब्लॉक के जो तत्व हैं ये सब के सब क्या है? हमारे धातु हैं, जिसमें हाइड्रोजन को छोड़ दें अगर तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसीडियम, ये सब के सब क्या हैं? धातु हैं। उसके अलावा हमारा बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, है ना, बेरियम, रदरफोर्डियम, ये सब हमारे क्या हैं? धातु हैं। तो इस ब्लॉक के जितने भी तत्व आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? धातु होते हैं, जिसमें मैं आपको जितना गुण बताया वो सारे गुण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल के किस साइड होते हैं? अगर मैं खड़ा हूँ तो ये बाईं साइड क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो धात्विक जो तत्व होते हैं वो फिलहाल हमारे बाईं तरफ क्या होती है? स्थित होते हैं। वो सब के सब धातु होते हैं, मतलब एस ब्लॉक के तत्व जितने भी वो धातु होते हैं। उसके अलावा हमारे जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व भी पूरा के पूरा क्या होते हैं? हमारे धातु होते हैं, पूरे धातु होते हैं। स्केडियम की बात करें, टाइटेनियम की बात करें, वेडेनेडियम की बात करें, क्रोमियम की बात करें, मैग्नीज की बात करें, आयरन की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, निकिल की बात करें, जिंक की बात करें, सोना की, चांदी की, जो भी हैं वो सब डी ब्लॉक में आते हैं और सब के सब धातु गुण को प्रदर्शित करते हैं, जो मैं आपको बताया हुआ था। आघातवर्धनी, चमक, विद्युत चालकता, ये सारे गुण धातु में पाए जाते हैं। और एस ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं पूरे धातु को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, या सब के सब धातु हैं बोले। उसी प्रकार एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो भी क्या होते हैं? हमारे धातु ही होते हैं, या धात्विक गुण को क्या करते हैं भाई? प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया धातु के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में भाई? अधातु के बारे में। अधातु क्या होता है भाई? तो अधातु वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे हमारे क्या होते हैं? जो तत्व होते हैं उससे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, और इस प्रकार से ये क्या बनाता है? एम का निर्माण करता है। तो वे तत्व जो दूसरे से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। और अधातु जो होते हैं उसमें माइनस चार्ज को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के पास माइनस चार्ज आ जाता है, देने के बाद प्लस चार्ज आता है। तो धातु देता है तो प्लस चार्ज होता है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें कौन सा चार्ज होता है? आपका माइनस चार्ज को प्रदर्शित करता है। जैसे क्लोरीन माइनस लिखते हैं, क्यों? क्योंकि एक अधातु है। ऑक्सीजन -2 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो अधातु हैं, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगर आप सिंपल परिभाषा देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो अधातु है, जो देता है वो धातु है। ठीक है, लेकिन एक और परिभाषा आप जानते हैं, कौन सा परिभाषा है भाई? वो परिभाषा ये है कि अधातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें फ़िलहाल कोई चमक नहीं होती, विद्युत का ऊष्मा के कुचालक होती हैं, अपवाद है उसको हम लोग जानते हैं। उसके अलावा भंगुर प्रकृति की होती हैं। कैसी प्रकृति की होती हैं भाई? भंगुर प्रकृति की होती हैं। आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाई जाती है, तन्यता का गुण नहीं पाई जाती हैं। ये सारे क्या कहलाती हैं? आपके अधात्विक तत्व कहलाती हैं, अधातु कहलाती हैं, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं 10वीं क्लास में या पहला लेसन में। ये सारे क्या होती हैं? अधातु होती हैं। और ये जो वो अपवाद में बोलेंगे तो जैसे हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट पेंसिल वाला जो होता है ये आपका धातु है, लेकिन विद्युत के क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं। तो ये अपवाद हम लिख सकते हैं। हीरा की बात करें, हीरा बहुत चमकदार है लेकिन अधातु है, तो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी मैं गुण बताया हूँ वो अधातु में क्या होता है? पाया जाता है। वैसे हीरा के सूत्र की बात करें तो कार्बन ही हीरा का सूत्र होता है भाई, है ना। ये कार्बन के अप्रूप है हीरा। तो इस तरीक़ा से अधातु को बता सकते हैं। और ये जो अधात्विक तत्व होते हैं वो आपको कहाँ पर दिखाई देते हैं ज़्यादा भाई? हमको पी ब्लॉक में दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देते हैं? पी ब्लॉक में दिखाई देते हैं। जैसे इसमें बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये सब क्या है हमारे? ये आपका अधात्विक तत्व हैं। आगे आगे जाएंगे तो और भी आपको मिलेगा, जैसे बैगन, आजू, गाजर, इंडियन, थाली। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब आध्यात्मिक गुण को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो आप उसको उदाहरण में के रूप में ये जो है क्या कर सकते हैं? कार्बन को, बोरान को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को अधातु के उदाहरण में लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसका भाई? हमारा
उपधातु का। उपधातु क्या होते हैं भाई? तो उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु के समान और अधातु दोनों के समान क्या होते हैं? गुण देखने को मिलते हैं। तो जो उपधातु हैं, इस उपधातु का मतलब ये होता है कि उपधातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें आपका धातु के जैसा भी गुण देखने को मिलता है और अधातु के जैसा भी गुण देखने को मिलता है। सेमी मेटल बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं इसको? सेमी मेटल कहा जाता है। तो सेमी मेटल का मतलब क्या होता है भाई? उपधातु होता है। और उपधातु का मतलब होता है जिनमें धातु के समान और अधातु दोनों के समान क्या होता है? गुण होता है, उसे हम उपधातु कहते हैं। और उपधातु भी हमारे इस पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? पाया जाता है। जैसे उपधातु में हम लोग बात करें तो जर्मेनियम होता है ना, सिलिकॉन होता है ना, उसके बाद एंटीमनी होता है। तो ये हमारे सब क्या होते हैं हमारे भाई? टीन होता है बोल सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे उपधातु होते हैं। तो इस तरीक़ा से धातु, अधातु और उपधातु को हम बता सकते हैं। और उपधातु भी किस में पाए जाते हैं? हमारे पी ब्लॉक के तत्वों में क्या होते हैं? आपके पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका कुछ पीरियोडिक टेबल से धातु और अधातु की बात। अब यहाँ पर ये जो पीरियोडिक टेबल है उनको तत्वों के गुणों के आधार पर कुछ भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। उसको हमको क्या करना है? देखना है। तो यहाँ पर धातु, अधातु और उपधातु पढ़ लिए। तो आवर्त सारणी को ये धातु अधातु के आधार पर इसको 4 ब्लॉकों में क्या किया गया है भाई? बांटा गया है। उसको तो हम पहले से बता चुके हैं कि 4 ब्लॉक में कौन कौन से बांटा गया है, तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। पहला एस ब्लॉक, दूसरा हमारा क्या होता है? बीच वाला डी ब्लॉक, फिर लास्ट वाला क्या होता है? पी ब्लॉक, और नीचे जगह दिया है उसको हम क्या बोलते हैं? ए ब्लॉक। तो कितने भागों में बांटा गया भाई? ए ब्लॉक 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है हमारा? एस, पी, डी और एफ। ये हो गया एस, ये हो गया डी, ये हो गया पी, ये हो गया एफ। इसमें आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 आते हैं। इसमें वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। इसमें 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व आते हैं। और एफ ब्लॉक रियल में आवर्त 6 और आवर्त 7 से रखे गए हैं। तो इन्हीं के आधार पर जिसको क्या क्या नाम से जानते हैं उसको हमको थोड़ा सा क्या करना है? इसके अंतर्गत देखना है कि क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी आवर्त है उस आवर्त को 4 भागों में बांटे गए हैं। तो उस आवर्त को और क्या क्या नाम से जानते हैं उसको हमको थोड़ा सा देखना है। पहला इसमें दिया है उत्कृष्ट गैस, जिसे हम नोबेल गैस कहते हैं। ये उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस क्या होता है? तो ये 18वें समूह के जितना भी तत्व हैं उनको नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और ये रेडान हैं। ये जो हमारे आपको ये जो तत्व दिख रहे हैं ये सब क्या होते हैं? हमारे नोबेल गैस होते हैं। क्या होता है हमारा भाई? ये नोबेल गैस हैं। सब के सब गैस हैं। इसी को नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। और मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि इन जितने भी तत्व होते हैं उनके आपके जो अष्टक होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। मतलब इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करता है वो जो पूरा कक्षा होता है उसमें 8 क्या होता है? कंप्लीट होता है, जिसको NH2 और NP1 से लेकर के 6 से लिख के दर्शाते हैं। या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1S2 और NP6 होते हैं, अर्थात इसके 8 क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। चूँकि इनके 8 क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। इस कारण से किसी भी प्रकार की क्रिया में, है ना, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्रिया या अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस कारण से इसे अक्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से भाई? इसको अक्रिय गैस कहते हैं। तो 18वें समूह के जो तत्व हैं, कौन से समूह के तत्व हैं हमारे? 18वें समूह के तत्व हैं। उसके बहुत सारे नाम होते हैं। एक तो इसको नोबेल गैस कहते हैं, है ना, या इसी को हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसी को हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। निष्क्रिय को क्या बोलते हैं? अक्रिय भी कहा जाता है। तो निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? अक्रिय या निष्क्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण होने के कारण किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसी को शून्य समूह के तत्व के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरीक़ा से उत्कृष्ट गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं, बता सकते हैं भाई। ये हो गया। दूसरा होता है निरूपक तत्व। निरूपक तत्व जो होता है वो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं और साथ में जो क्या होते हैं? हमारे पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? निरूपक तत्व के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई उत्कृष्ट गैस सम्मिलित नहीं होता है भाई। तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? निरूपक तत्व के नाम से जानते हैं। और ये पी ब्लॉक को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया 2 पॉइंट।
थर्ड पॉइंट हम लोग बात कर चुके हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं भाई? तो जो बीच वाला ब्लॉक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को ही हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्व आपके एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, है ना, और आपके पी ब्लॉक के तत्वों के बीच इसको क्या किया गया है? रखा गया है। ये भी आप जानते हैं। और डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? तो वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के अंतर्गत जितना भी समूह है उस समूह में डी ब्लॉक के तत्वों को क्या किया गया है? रखा गया है। अर्थात उसमें टोटल वर्गों की संख्या 10 है। ये हम लोग कर चुके हैं भाई। और एक लास्ट है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, किस ब्लॉक के तत्व भाई? हमारा एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, इन्हीं को आंतरिक संक्रमण तत्व के भी नाम से जानते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आंतरिक संक्रमण तत्व। जैसे डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, वहीं से आया है, इसलिए इसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। वजह यह होता है कि इसमें अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n-1 n-2 एक उपकोष में प्रवेश करता है। इसे हम लोग जो है एंड पेनाल्टीमेंट कोष के भी नाम से जानते हैं। और इसी कोष में जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? भरता है। उसी कारण इसे आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। और ये जो कोष दिख रहा है वो अंतिम से 2 कक्षा पहले को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। मतलब अंतिम कक्षा ये है, उससे पहले वाला कक्षा ये है, और इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में भरता है। मतलब 2 पीछे कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है। इस कारण से इसे आंतरिक संक्रमण तत्व के भी नाम से जाना जाता है। और इनके गुण डी ब्लॉक के तत्वों से ही मिलता जुलता है। तो इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांट दिया गया है। एस ब्लॉक को हम लोग समझ लिए, उत्कृष्ट गैस को समझ लिए, पी ब्लॉक के निरूपक तत्वों को समझ लिए, और एफ ब्लॉक के तत्वों को हमने क्या कर लिए? समझ लिए। तो ये तो हो गए हमारे कुछ उससे रिलेटेड बातें। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। वो है हमारा दीर्घाकार आवर्त सारणी के हमको थोड़ा सा क्या देखना है? लाभ देखना है। क्या देखना है भाई हमको? दीर्घाकार आवर्त सारणी के लाभ। दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होता है भाई? दीर्घाकार आवर्त सारणी मतलब आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हमारा आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी को ही हम क्या बोलते हैं? दीर्घाकार आवर्त क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। ओके, आवर्त सारणी कहते हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग क्या किए हैं? थोड़ा सा बात कर रहे हैं। और दीर्घाकार आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके कुछ लाभ हैं जो हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी देखने वाले हैं। इससे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी था भाई। इसका था हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी था, जो कि परमाणु भार के आधार पर बनाया गया था। किसके आधार पर बनाया गया था? परमाणु भार के आधार पर बनाया था। मतलब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। लेकिन बाद में जब मोसले जी आए, जिसका नाम क्या था हमारा? हेनरी मोसले थे। क्या नाम था हमारा? हेनरी मोसले जी थे। उन्होंने जो आपका नियम दिया वो नियम परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया। किसके आधार पर भाई? परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया। और नियम में ये बोला कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या हमको लाभ प्राप्त हुआ है, वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। पहला है इसमें लाभ जो है कि आवर्त सारणी दीर्घ रूप जो वाला है उसमें परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अभी तो हम लोग बताए भाई, अभी उसको जस्ट पढ़े हैं कि हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी, कौन सा सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाया गया है भाई? परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया है? बताया गया है, बनाया गया है। ये हम लोग पहला पॉइंट यहाँ से क्या कर सकते हैं? लाभ लिख सकते हैं। तो पहला लाभ तो यही है भाई कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है, और यह आधारित किया गया है, जो कि पढ़ने में समझने में क्या होता है? हमको आसान होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, प्रत्येक तत्व की स्थिति को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या किया गया है? सुनिश्चित किया गया है। मतलब हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी बना है
कौन सा सारणी भाई हमारा? आधुनिक आवर्त सारणी जो बना है, ये आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बना है, तभी तो इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटते हैं जी, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बना है। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी को क्या किया गया है? बनाया गया है, सुनिश्चित किया गया है। ये भी क्या होता है? हमारा एक लाभ होता है, और इससे भी हमको पढ़ने में क्या होता है? आसानी होता है। जिसमें तीसरा पॉइंट उसी को लिखा है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसको याद रखना, उसको जानना, है ना, बहुत ही क्या है? सरल है, अच्छा है ना, क्योंकि उसको अच्छे ढंग से क्या किया गया है? वहाँ पर बताया गया है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। पहला, आवर्त सारणी जो दिया है अभी वाला आधुनिक वाला, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बेस्ड है। दूसरा, आधुनिक आवर्त जो सारणी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बेस्ड है, और इस कारण से उसका अध्ययन क्या है? आपका सरल है। उसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनके रासायनिक गुणों की समानता को, असमानता को, उनके गुणों के आधार पर क्या किया गया है? दर्शाया गया है। मतलब जो भी तत्व होते हैं उनके क्या रासायनिक गुण हैं, क्या उनके भौतिक गुण हैं, उनको अच्छा से क्या किया जा सकता है? इस आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर बताया जा सकता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि दाएं से बाएं जाने पर आकार क्या होता है? छोटा होता है, मतलब उनका धात्विक गुण बढ़ता है ना। ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है? छोटा नहीं होकर के बड़ा होते जाता है, मतलब धात्विक गुण बढ़ता है। तो इस आधार पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं? तत्वों के गुण है जो है, रासायनिक गुण हो चाहे भौतिक गुण हो, उसको हम क्या कर सकते हैं? अपने आवर्त सारणी से आसानी से जान सकते हैं। और इससे पहले जो मेंडलीव के आवर्त सारणी था उसमें 8 वर्ग था, 8 वर्ग को फिर वो उपवर्गों में बांट दिया गया था। यहाँ पर भी क्या किया गया है? जितने भी हमारे वर्ग हैं उनको क्या किया गया है? ऐसा उपवर्ग में क्या किया गया है? बांटा गया है, और इसके आधार पर हम प्रत्येक उपवर्ग में जो भी तत्व हैं उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। और एक उपवर्ग के अंतर्गत जितना भी तत्व आता है उनका गुण आपस में क्या होता है? बिल्कुल समान होता है। तो इस तरीक़ा से जितने भी हमारे उपवर्ग बने हैं, वैसे तो ग्रुप ही उपवर्ग है ना भैया, हम लोग बताए थे A1A, 1B, 1C या 1A, 2A, 3A, 4A, है ना शुरू में, वैसे ही 1B, 2B, 3B। तो इस आधार पर देखें तो प्रत्येक उपवर्ग में ना एक ठो हमारा क्या होता है? एक कॉलम बना है। पहले वाला 2 कॉलम था, एक उपवर्ग ऐसे करके वर्ग में 2 कॉलम था। अभी ऐसा कोई झंझट नहीं है, एक वर्ग है, मतलब वही उपवर्ग है, और उसके अंतर्गत एक ही प्रकार के तत्व जिसके गुण आपस में क्या करते हैं? समानता प्रदर्शित करते हैं, वो रखा गया है। तो इसलिए उसको भी याद रखना क्या है? हमारा सरल है। तो इस तरीक़ा से हम जो है दीर्घ आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ क्या कर सकते हैं? हम लोग बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और आगे हम जो है जो क्लास आने वाला है उस क्लास में हम क्या करने वाले हैं भाई? मेंडलीव के आवर्त सारणी और उसके क्या क्या दोष हैं, उसका निवारण क्या है। मेंडलीव के आवर्त जो सारणी है ना, उस आवर्त सारणी में बहुत सारा दोष था, वो दोष हम क्या करने वाले हैं? कैसे वो निवारित किया गया है, कैसे उसको दूर किया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं।